नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया में दिन भर घटनाएं होती हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके अपराधी पकड़े जाते हैं और बहुत सारी घटनाएं एक रहस्य बन के रह जाती हैं जो कभी नहीं सुलझती। आपको क्या लगता है, हरियाणा के भिवानी में मनीषा हत्याकांड भी क्या एक रहस्य बनकर रह जाएगा या फिर ये गुत्थी सुलझ जाएगी? जिस तरह से दोहरा मापदंड चल रहा है आत्महत्या और हत्या को लेकर के, हम किसी खबर की पुष्टि नहीं करते। हमारा चैनल किसी खबर की पुष्टि नहीं करता क्योंकि ना तो हम किसी चीज़ के गवाह हैं और ना ही हमने कोई चीज़ आंखों से देखी है। हम भी वही बातें कर रहे हैं जो प्रशासन कर रहा है, जो लोग कर रहे हैं, जो हमने लोगों से सुना है। दोस्तों, एक लड़की जो एक प्ले स्कूल में पढ़ाती है, एक साधारण से परिवार की, गरीब परिवार की लड़की, जो घर की जिम्मेदारी उठा करके स्कूल से उसे अगर 8-10 हज़ार रुपये मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि मैं परिवार की सपोर्ट करूँगी और रोज़ अपने काम पे जाती है। उसका मन है डॉक्टर बनने का, उसका मन है डॉक्टरी लाइन में आगे बढ़ने का, तो वो नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहती है। सपने पालना बुरी बात नहीं है, शायद मनीषा ने भी सपने देखे थे लेकिन वो सपने पूरे नहीं कर सकी। बात 11 अगस्त की है, जब वो रोज की तरह स्कूल के लिए निकली और स्कूल से उसने अपने पापा के पास लगभग 11 बजे फ़ोन किया कि मैं एडमिशन के लिए फॉर्म लेने नर्सिंग कॉलेज जाऊंगी, जो पास के ही किसी दूसरे गांव में पड़ता था। फिर दोबारा उसने अपनी मौसी के पास फ़ोन किया कि डिलीवरी वाला आएगा, मैंने ऑनलाइन सूट मंगवाया है, वो सूट ले लेना। उसके बाद वो कॉलेज चली गई। स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल वालों ने ये वीडियो भी दिखा दिया कि वो हमारे स्कूल से निकल के गई है। उसके बाद उसने नर्सिंग कॉलेज में गई। वहाँ से क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, उसके पिता बताते हैं शाम को 6 बजकर कुछ मिनट पर उसके पास मिस कॉल आई थी। उसके बाद मनीषा का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। 12 अगस्त को जब मनीषा का शव नहीं मिला तो परिवार वालों को चिंता हुई। उन्होंने मनीषा को खोजा और पुलिस को खबर की। पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि पुलिस वालों की घिनौनी हरकत देखिए कि एक पुलिस वाले ने यहाँ तक बोल दिया कि आपकी बेटी भाग गई है। आजकल ऐसा ही हो रहा है। एक पिता पर क्या गुजरती है जब कोई पुलिस वाला, एक जिम्मेदार पुलिस वाला, इस तरह की बेहुदा बयानबाजी करता है। मनीषा का गांव ढाणी लक्ष्मण गांव था और 13 अगस्त को पड़ोस के सिंघानी गांव के खेतों में मनीषा की लाश मिलती है। परिवार उस लाश की शिनाख्त करता है और रोड जाम करके प्रदर्शन करता है। जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में उसे आत्महत्या बताया जाता है। भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होता है और वहाँ पर यह बताया जाता है कि उसने कीटनाशक दवाई पी करके आत्महत्या कर ली है। और उसके मरने के 5 दिन बाद एक सुसाइड नोट भी पेश किया जाता है जो बाकायदा रोमन में लिखा हुआ था। जैसे हम मैसेज लिखते हैं अंग्रेजी भाषा में, ऐसे मैसेज लिखा के रूप में लिखा हुआ था। उसने अपने माता पिता को लिख रखा था कि मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं आपको तंग नहीं करना चाहती थी, मैं वो सॉरी उसने बोला है। लेकिन इन सब बातों से ये चीज़ साबित नहीं होती कि उसने आत्महत्या की है, क्योंकि दोहरा मापदंड समाज में चल रहा था। कहीं ना कहीं प्रशासन संदेह के घेरे में था। शायद उन लोगों ने अपनी कमियां छुपाने के लिए इस तरह का मापदंड अपनाया। 14 अगस्त को परिवारजन ने शव लेने से मना कर दिया और पोस्टमार्टम में मनीषा का 29.5 सेंटीमीटर गला कटा हुआ था। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये गला किसी जानवर ने काटा है, जबकि परिवारजन इस बात को मानने के तैयार नहीं है। उनका मानना है कि ये गला किसी धारदार हथियार से काटा गया है। उसके चेहरे पर चेहरा काला पड़ गया था, जैसे एसिड डालने से हो जाता है। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि इसके चेहरे को कुत्तों ने नोच खाया है, जबकि परिवार वालों का मानना है कि इसके चेहरे पर एसिड डाला गया है कि परिवार वालों को चेहरा पहचान में ना आए। 15 अगस्त को परिवारजन ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की और 16 अगस्त को मुख्यमंत्री ने भिवानी के एसपी को हटा दिया और कई पुलिसकर्मी भी सस्पेंड कर दिए। दिल्ली रोड जाम किया गया, बाजार बंद रहा। बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग ढाणी लक्ष्मण गांव में जुट गए। रोहतक पीजीआई में दोबारा पोस्टमार्टम करा गया। यहाँ के डॉक्टर्स ने का जो पैनल था उन्होंने भी रेप की पुष्टि नहीं की, इसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। 17 अगस्त को परिजनों ने धरना दिया। मंत्री श्रुति चौधरी ने आश्वासन देते हुए कहा कि सीएम पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, मतलब प्रशासन जो है सपोर्ट कर रहा है। 18 अगस्त को क्या होता है, पुलिस को सुसाइड नोट मिलता है।
मेडिकल रिपोर्ट आई। पुलिस ने दावा किया कि कीटनाशक निगलने से मौत हुई है। आंखें और गले को जानवर नोच गए। ये 18 अगस्त को हुआ है। परिवार बोला कि पुलिस जानबूझकर मर्डर को आत्महत्या बता रही है। 18 और 19 अगस्त को प्रशासन ने परिवार के साथ बैठक की। जो पुलिस प्रशासन था, वहां के जो स्थानीय नेता थे, उन्होंने परिवार के साथ बैठक की। परिजन अंतिम संस्कार के लिए माने। पिता बोले, जांच से हम संतुष्ट। ये उनके पिता संजय ने कहा कि हम जांच से संतुष्ट हैं। 19 अगस्त को पिता ने वीडियो जारी करके कहा कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, दबाव डालकर सहमति ली गई। ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो बाहर आकर के लोगों के बीच में ये बात कहते हैं कि मुझ पे दबाव डाला गया था, इसलिए मैंने कहा था कि मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं, और उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। 20 अगस्त को क्या होता है दोस्तों? मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान होता है। तीसरी बार देखो, कहते हैं ना कि मतलब पता नहीं किसकी किस्मत में क्या लिखा है। उस लड़की की किस्मत में यह लिखा हुआ था कि 3 बार उसकी शरीर की चीरा फाड़ी होगी। तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम हुआ। दोनों मांगे मानने पर परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए हामी भर दी। परिवार सहमत हो गया और उन्हें धरना खत्म करके अंतिम संस्कार कर दिया। और अंत में 21 अगस्त को ढाणी लक्ष्मण गांव में उस बच्ची का अंतिम संस्कार हुआ। अब मामला सीबीआई के हाथ में है। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो सीबीआई के पास जाकर भी नहीं सुलझ पाते। आपको क्या लगता है, ये केस सुलझ पाएगा या फिर ये हत्या है, आत्महत्या है? ये कहानी भी एक रहस्य बनकर रह जाएगी। लोगों का क्या है, लोग तो तमाशबीन होते हैं। कुछ आकर के दर्द बांटते हैं, कुछ आकर के अपनी रोटियां सेकते हैं, कुछ राजनीतिक हथकंडे अपनाते हैं, और कुछ अपने वीडियो वायरल करने के लिए तरह तरह की नाप शनाप बातें करते हैं। दोस्तों, असली दर्द उस माँ बाप को ही होता है जिसके घर का सदस्य जाता है, जिसकी बेटी मरती है। अगर ये कहानी अधूरी रह गई तो इतना जरूर मानता हूं कि इस कहानी के पीछे फिर से बेटियों पर एक लगाम कस दी जाएगी। बेटियों की पढ़ाई पर, उनके बाहर घूमने पर असर पड़ेगा। वो जो बेटियां दिन भर वीडियो रील बनाती रहती हैं, दिन भर इंस्टाग्राम पे रील बनाती रहती हैं, इधर उधर की हरकतें करती रहती हैं, उनको इन चीज़ों से सबक लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि छोटे कपड़े पहनते हैं, अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलती है तो लड़कों की गंदी नज़र उस पर होती है। इस लड़की ने तो कपड़े भी पूरे पहने थे। इस लड़की की तो कभी कोई ऐसी शिकायत भी नहीं आई, सामने आई कि इसने कोई गलत हरकत की हो, लेकिन फिर भी उसका अंजाम आपके सामने है। तो दोस्तों, समाज को इससे सबक लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करें, प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस पर कड़ी कार्रवाई करे और अपराधियों को सजा दें, ताकि बेटियों की शिक्षा पर, बेटियों के व्यवहार पर, उनके आगे बढ़ने पर, उनके विकास पर कोई पाबंदी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ एक नारा बनकर रह जाए। धन्यवाद दोस्तों।